हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसटी अमेंडमेंट्स। फर्स्ट थिंग, इसका नोट्स का जो लिंक है वो नीचे मैंने आपको दिया है, तो वहां पे क्लिक करके आप इन सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो मेन थिंग इज बहुत ही मिनिमम अमेंडमेंट्स है। जितने अमेंडमेंट्स एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वही मैं कवर करने वाला हूँ। ये इंस्टीट्यूट का ही सप्लीमेंट है, बट उसमें से भी जो अननेसेसरी है, जो अपने लिए काम के नहीं है, उसको अपन स्किप करके जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये फटाफट स्टार्ट करते हुए जीएसटी अमेंडमेंट जस्ट रिलैक्स करना है। हर एक अमेंडमेंट विद डायग्राम लॉजिक एकदम बराबर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, सो डोंट वरी। चलिए, सो पहला है बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड जीएसटी, मतलब चैप्टर 1 अपना। इसमें सर्टन उन्होंने जैगरी का क्लैरिफिकेशन दिया है, करेक्ट ना। तो ये मतलब जैगरी में उन्होंने और सभी टाइप के जैगरी ऐड कर दी है। तो ऐसे कुछ नोटिफिकेशन है जो स्टूडेंट लेवल पे काम के नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको इंस्टीट्यूट के इस पे मिलेगा, बट अपने पे इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। तो ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला कि जैगरी का उन्होंने डेफिनेशन एक्सपांड करके अलग अलग टाइप की जैगरीज भी ऐड कर दी है। तो जैगरी के लिए अपन ने जो जो एग्जामेशन में कुछ चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद है, तो वो इसके लिए भी अप्लाई होगा। तो एज ऑफ नाउ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पहला मत पढ़ना, सेकंड भी नहीं पढ़ना है। दिस इज रिगार्डिंग अगेन प्रोडक्ट स्पेसिफिक कुछ अमेंडमेंट्स है जो अपने काम के नहीं है। कॉम्पेंसेशन से इसमें अमेंडमेंट हुआ है, बट ये कौन सा है, कोल से रिलेटेड है, तो ये भी अपने काम का नहीं है, तो ये कुछ भी मत पढ़ना, टेंशन मत लो। नाउ लिव-इन कलेक्शन में पहला अमेंडमेंट अपने काम का नहीं है। अगेन ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। अभी प्रोडक्ट स्पेसिफिक बताओ, आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कैसे अमेंडमेंट्स वाले? नहीं, क्योंकि मेरे को आपको हर एक प्रोडक्ट का डिटेल जानकारी देना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्या है, तो अपने को अभी जानने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इंस्टीट्यूट ने दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने को टेंशन नहीं लेना है, मस्त में कि आराम से बैठना है एंड इसके आगे के अमेंडमेंट्स पढ़ना है। यहां से अमेंडमेंट्स आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्टन सर्विसेज। गाइस ये आईएमपी मार्क करो, अच्छे से पढ़ना है। नाउ पहला है वेदर सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन इज पर्सनल कैपेसिटी। अच्छा, तो पहले अपन थोड़ा रिवीजन करते हैं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था, हर एक अमेंडमेंट का पहले हिस्ट्री बताऊंगा, डायग्राम बताऊंगा कि पहले क्या था, अमेंडमेंट क्या है, लॉजिक क्या है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो थोड़ा अपन रिवीजन करते हैं, आइए अपन थोड़ा रिवीजन करते हैं ना। अपन ने पढ़ा था कि अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स, ये बंदा है डायरेक्टर, ओके ना, ये सर्विस दे रहा है एबीसी लिमिटेड को, ठीक है। अभी ये कौन से कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, अपने को देखना पड़ता है। अगर वो एम्प्लॉय के कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, करेक्ट ना, तो बोलो इसको सप्लाई मानते हैं क्या? नो, नॉट ए सप्लाई। कहां पे दिया है सर? शेड्यूल 3 में दिया है। सर क्या है शेड्यूल 3? शेड्यूल 3 चेक करना, एक्टिविटी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। उसमें पहला पॉइंट दिया है कि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप फुल टाइम डायरेक्टर हो, तो एज अ एम्प्लॉय आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो, वो सर्विस तो है, बट जीएसटी में उसको सर्विस नहीं माना जाएगा। नहीं तो क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, और डिपॉजिट भी करना पड़ता, रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता, बहुत सारे इश्यूज आते। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, टेंशन मत लो, इसको ना हम सप्लाई गुड्स मानेंगे ना सप्लाई सर्विस, ठीक है। अभी मैं अमेंडमेंट पे नहीं आया हूं, मैं अमेंडमेंट का पहला पार्ट पढ़ा रहा हूं। फिर अपन ने और एक पढ़ा था आरसीएम में। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर एक्स, ये डायरेक्टर है, बट ये सर्विस जो दे रहा है वो दे रहा है नॉट एज अ एम्प्लॉय टू एबीसी लिमिटेड। तो बोलो फिर क्या होगा, बोलो, मतलब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अगर मैं और इजी करना चाहता हूं, और आपको मेरे से डायग्राम लिखना है दोस्तों, बोलो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो क्या होगा,
फिर उसको सप्लाई माना जाएगा, यस सर। उस पे आरसीएम आएगा, यस सर। और टैक्स कौन देगा? एबीसी लिमिटेड को टैक्स देना है। ये आपको याद आ गया कि पहले मेरे को कमेंट में सब बताओ कि हाँ सर हमको याद आ गया कि एज ए एम्प्लॉय है तो वो नॉट ए सर्विस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको सर्विस माना जाता है और उस पर आरसीएम आता है। आरसीएम में कंपनी को जीएसटी भरना पड़ेगा। आरसीएम में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और ये जो कंपनी है, इन्होंने जो जीएसटी भरा है अंडर आरसीएम, उसका उनको क्रेडिट भी मिलता है, बट पहले पे करना पड़ेगा, बाद में उसका क्रेडिट मिलेगा। तो ये दोनों एग्जांपल क्लियर है कि मेरे को सब बताओ पहले। कमेंट लिख दो यस सर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी आता है अमेंडमेंट। सो अमेंडमेंट क्या हुआ है? सेम एग्जांपल, यही एग्जांपल को मैं एक्सटेंड करता हूं। इसने सर्विस दी है, इन पर्सनल कैपेसिटी दी है। ओके, पर्सनल कैपेसिटी मतलब ना वो एम्प्लॉय है ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तीनों केसेस अलग अलग है। तो क्वेश्चन था उस पे जीएसटी आएगा क्या? अगर सर्विस पर्सनल कैपेसिटी में दी है तो उस पे जीएसटी आएगा क्या? तो आंसर इज यस, क्योंकि जीएसटी कब नहीं आएगा? एज ए एम्प्लॉय तो नहीं आएगा, एम्प्लॉय नहीं बोला है, पर्सनल कैपेसिटी है। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं बोला है, वो था तो आरसीएम होता, तो इस पे जीएसटी आएगा क्या? यस। तो इसको सप्लाई माना जाएगा। एंड द क्वेश्चन इज जीएसटी कौन देगा? अंडर फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा एंड मिस्टर एक्स को जीएसटी भरना पड़ेगा। ये है अमेंडमेंट। तो ये डायग्राम आपको लिखना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर ने पर्सनल सर्विस दिया है कंपनी को, एबीसी लिमिटेड को, ओके, ना वो एम्प्लॉय है ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उस पर जीएसटी आएगा, 100% आएगा। विच कैपेसिटी? अंडर फॉरवर्ड चार्ज आएगा एंड मिस्टर एक्स को जीएसटी भरना पड़ेगा। अभी ऑब्वियसली मिस्टर एक्स जीएसटी तभी भरेगा जब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट ज्यादा है, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? ज्यादा है, मतलब कुछ स्टेट में 10 लाख है, कुछ स्टेट में 20 लाख है। सर्विस का लिमिट इंडिया में या तो 10 है या तो 20 है। तो मेजोरिटी स्टेट में 20 लाख है एंड कुछ स्पेशल कैटेगरी के कुछ स्टेट्स में 10 लाख है। तो उसके ऊपर है तो उसको जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा। बोलिए, आपको समझा क्या? एनी क्वेश्चन? प्लस अपन ने ये भी पढ़ा था रजिस्ट्रेशन में, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आरसीएम में अपन ने पढ़ा था कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं सर्विस का तो एग्जेम्प्ट है, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन उसमें भी 10-20 लाख का एग्जेम्पशन दिया है, तो उसके लिए भी अप्लाई होगा, है ना। तो टेक्निकली टर्नओवर के बाद तो रजिस्ट्रेशन लेना ही है, बट अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई है तो इनिशियली वो कंपलसरी था रजिस्ट्रेशन, लेकिन इंटरेस्ट सप्लाई में अगर इसका टर्नओवर 10-20 के अंदर है तो फिर वो जीएसटी वापस नहीं आएगा, 10-20 के बाद ही आएगा। तो इसके साथ वो रजिस्ट्रेशन का जो ना सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वो भी एक बार पढ़ना है। तो ऐसे सब मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपको आसान होगा। नहीं तो क्या होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना याद रहेगा, बट एग्जाम में कनेक्टिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो अपने को पूरी तैयारी करके जाना है। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। आई होप अपने डायग्राम भी बना लिया एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको अमेंडमेंट भी समझ में आ गया है। तो नीचे कमेंट में यस बोल देना जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो ये था पहला पार्ट। तो ऐसे जो नेसेसरी अमेंडमेंट है हर एक का डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा, बट जो नेसेसरी है उसको पढ़ के फायदा नहीं, आपको पता है उस पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको। हो गया? डन, थैंक यू सो मच। चलो, तो ये था अमेंडमेंट कि पर्सनल कैपेसिटी में अगर वो सर्विस दे रहा है तो उस पर जीएसटी आएगा, उसको सप्लाई माना जाएगा, उस पर फॉरवर्ड चार्ज आएगा और उस बेचारे डायरेक्टर को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड इज टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट। एंड लिमिट कितना है? 10 लाख 20 लाख, डिपेंड ऑन द स्टेट्स, दैट्स इट। चलो आइए पढ़ते हैं। whether service provided by director of company in his personal capacity, such as renting or mall property to company, are subject to RCM. Example, personal capacity renting का दिया है। It is hereby clarified that service supplied by director of a company or body corporate to company body corporate in private personal capacity
such a service supplied by renting communal property to the company body corporate are not taxable under RCM। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, आरसीएम में टैक्सेबल नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है। ओनली दो सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर और बॉडी कॉर्पोरेट विच आर सप्लाइड हिम एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी शैल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। वो भी कौन सा डायरेक्टर लिखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैपेसिटी में तो होगा, अदरवाइज जीएसटी आएगा। आई थिंक मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है, डायग्राम बना के पहले सब क्लियर कर दिया है, तो अभी पढ़ना तो एक फॉर्मेलिटी है, बराबर है क्या? सेकंड, नाउ सेकंड रिलेटेड टू फूड बेवरेजेस है, जो आपने को अच्छे से पढ़ना है कि होटल में एग्जैक्टली कैसे जीएसटी लगता है। ध्यान से सुनना। सप्लाई ऑफ फूड, सॉरी, वेदर सप्लाई ऑफ फूड बेवरेज इन सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज अ रेस्टोरेंट सर्विस। नाउ ध्यान से सुनना, पहले अपन थोड़ी बात करते हैं रेस्टोरेंट सर्विस की। डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर अमेंडमेंट उधर लॉजिक बता दूंगा, फिर खाली पढ़ने का काम होगा। जैसे पहला आपको एकदम आसान हो गया, ये भी एकदम आसान है, डोंट वरी। हर एक अमेंडमेंट एकदम इजीली मैं आपको बता दूंगा। आइए सेकंड लिखो, रेस्टोरेंट सर्विस, या पूरा लिखना है? नहीं, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस लिखते हैं। नाउ रेस्टोरेंट सर्विस में अपन ने जो पढ़ा है, एक बेसिक में आपको बताता हूँ। सी, रेस्टोरेंट इज डिफरेंट, होटल इज डिफरेंट, है ना। होटल मतलब जहाँ पे अपन रहते हैं, अभी बात हो रही है रेस्टोरेंट सर्विस की। सो एक जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कोई होटल है, ठीक है, अभी इनके लिए जीएसटी रेट है विदाउट आईटीसी 5%। अभी होटल में दो कैटेगरी हो सकते हैं। आप बोलेंगे होटल का मतलब सर ओनली रेस्टोरेंट है, खाने की चीज, अपन होटल में जाते हैं ना, तो इट्स प्रोवाइडिंग ओनली रेस्टोरेंट सर्विस। तो ये नॉट ए होटल, है ना। तो जो रेस्टोरेंट में अपन खाली खाना खाने जाते हैं, क्या चलो थक गए सब लोग, घर वाले मस्त खाना खाने जाने वाले, तो ओनली वो रेस्टोरेंट सर्विस है, वो है, उस पर 5% विदाउट जीएसटी है। एंड अगर होटल है जहां पे अपन ने इसी में पढ़ा था, अगर वो होटल है जहां पे रूम रेंट पर डे लेस देन इक्वल टू 7,500 है, उस पर 5% है विदाउट जीएसटी। ठीक है, तो ये है टैक्स रेट्स। ये क्या है, टैक्स रेट है कि होटल में दो कैटेगरीज है। रेस्टोरेंट अगर है तो 5% ही है, एंड होटल है तो 5% है। कब तक, अगर किराया 7.5 के अंदर है। अच्छा, ये अपन ने कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था, ईसीओ, याद है ना। ईसीओ कब जीएसटी भरेगा, तो उसमें अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, चार्ज ऑफ जीएसटी में। तो कुछ लोग लग रहे हैं अरे हाँ सर ये किधर तो पढ़ा था। हाँ, अभी मैं इस अमेंडमेंट से कनेक्ट करते हैं, तो मैंने एक बेस क्रिएट किया आपको समझाने के लिए। एंड अगर विथ आईटीसी चाहिए आपको दोनों केस में, तो 18% है, फिर कोई भी केस हो। और रेस्टोरेंट मैंने क्लास में कहा था कि 7.5 के ऊपर है, जितना रेस्टोरेंट का रेंट बढ़ेगा, मतलब पर डे रूम के चार्जेस, उतना जीएसटी अकाउंट बढ़ता है। तो क्वेश्चन एक है कि सपोज आप ऐसे रेस्टोरेंट में हो जहाँ पे रेस्टोरेंट भी होटल, जैसे आप गोवा घूमने के, आपने एग्जाम में बहुत पढ़ाई की, आप बोले चलो गोवा घूम के आते हैं, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट भी और रह भी रहे आप। आपने रूम लिया 15,000 रुपये पर डे का, एक दिन का किराया 15,000 है, आपने वहाँ पे नीचे खाना भी खाया। तो अगर रूम रेंट 7.5 के ऊपर है ना, तो सबके ऊपर 18% ही जीएसटी लगता है। कितना लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेते हैं, दैट इज ऐसे प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें होती रहती है। एज ए थ्योरेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ, सम पीपल टेक 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन। आपने देखा रहेगा रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में नाम देखो अलग अलग होते हैं, है ना। रेस्टोरेंट का नाम रहता है और होटल का नाम अलग रहता है। सो सम पीपल दे डू लाइक दिस,
वो अलग अलग नाम से रजिस्ट्रेशन लेते हैं, कुछ लोग कंबाइन दिखाते हैं, डिपेंड्स। तो कंबाइन की बात हो रही है तो फिर वो 18% में जाएगा। तो अगर आपने पोहे उधर ही खाना है उसी रेस्टोरेंट में, ऊपर रूम 7.5 के ऊपर है तो 18%, अदरवाइज 5%। ठीक है, सो ये एक बेसिक थीम ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन ये होता, अमेंडमेंट क्या हुआ है? ये था, मैंने एक बेस क्रिएट किया रेस्टोरेंट सर्विस में। ठीक है, अभी बेस ये था कि आप थिएटर में जाते हैं ना मूवी देखने के लिए, तो जब आप मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे क्या क्या खर्चा होता है? टिकट्स प्लस फूड। तो क्वेश्चन है, ये जो फूड का सर्विस है ना, इसको क्या मानना है? इसको रेस्टोरेंट सर्विस मानना है या नहीं मानना है, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है। उसके ऊपर जो अमेंडमेंट हुआ उसके ऊपर कि ये जो फूड है ना, यहाँ पे फूड ही सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या मानेंगे? इसको रेस्टोरेंट कैटरिंग मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या है ना? क्योंकि हम मूवी देखने गए थे इसलिए हमने पॉपकॉर्न लिया, पेप्सी लिया, बर्गर लिया, सैंडविच लिया, है ना? मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं? तो इमीडिएटली मूवी मत जाना, एग्जाम होने के बाद जाना। ठीक है, सो ऐसा है। तो ये क्लैरिफिकेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सो एक बार क्लैरिफिकेशन पढ़ते फिर डायग्राम वापस बना के देता हूँ। तब तक ये डायग्राम चाहे तो वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं। आइए, it is hereby clarified that supply food beverage in cinema hall is taxable as restaurant service as long as the food beverage are supplied by way of or as a part of a service and supplied independent of cinema exhibition service। मतलब क्या है कि अगर वो उसके साथ ही सर्विस दिया जा रहा है, मतलब वो जब आप थिएटर में जाते हैं तब वहां पे आप ले रहे हैं ना, तो वो इंडिपेंडेंट सर्विस ही है। द फूड बेवरेज आर सप्लाइड बाय वे एज अ पार्ट ऑफ अ सर्विस, तो वो उसका ही पार्ट है, तो उसको रेस्टोरेंट सर्विस ही माना जाएगा, मतलब वही जीएसटी का रेट लगेगा। अभी इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं। इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई फूड बेवरेज आर क्लब टुगेदर। हाँ, अभी आप बोलेंगे सर हम तो बुक माई शो पे कंबाइन बुक करते हैं, तो जब आप दो चीजें कंबाइन करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्शन 8। बताओ सेक्शन 8 क्या है? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, करेक्ट ना? तो सच बंडल सप्लाई सर्टिफिकेट टेस्ट फॉर कंपोजिट सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो कॉम्बो है, वो लिया तो वो मिलने वाला है, तो उसको फिर प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से जाएगा। तो ओनली आप वहां पे खाना लेंगे, मतलब आपने टिकट अलग बुक किया है तो टिकट के ऊपर जो है वो अलग जीएसटी लगेगा। आपने वहां पे इंटरवल में खाना लिया तो उसको रेस्टोरेंट सर्विस ही मानेंगे, उसके ऊपर थिएटर का हिसाब से जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ओनली टिकट के ऊपर जीएसटी अलग है, रेस्टोरेंट के ऊपर टिकट क्या है, जीएसटी अलग है। अपन ये भी पढ़ा था एग्जामिनेशन में कि 500 के अंदर है तो जीएसटी नहीं आता है, कुछ याद है कि आपको? 500 के अंदर तो जीएसटी आता भी नहीं है, तो उन्होंने वो भी क्लेरिफाई कर दिया कि अगर वो अलग सर्विस है, हमने टिकट अलग निकाला, मैं जाके वहां पे पॉपकॉर्न लिए तो उस पर जीएसटी आएगा एज अ रेस्टोरेंट सर्विस। एंड हमने बुक माई शो पे अपन नॉर्मली करते हैं ना, ऑनलाइन बुक करते हैं आप, तो उसमें कंपोजिट सप्लाई होगा, उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा? सिनेमा, एंड सिनेमा होगा तो उसके हिसाब से पर जीएसटी आएगा। बिकॉज आप पॉपकॉर्न क्यों लिया? क्योंकि आप सिनेमा देखने गए, तो उसके ऊपर सिनेमा के हिसाब से जीएसटी आएगा। तो इस सर्विस को क्या मानेंगे? रेस्टोरेंट सर्विस मानेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग लिया है तो, और ये तो अलग, ये तो सिनेमा सर्विस होगा, है ना, ये एंटरटेनमेंट सर्विस होगा, दिस इज रेटेड टू एंटरटेनमेंट, है ना, टिकट से एंटरटेनमेंट, तो वो अलग होगा, वो ये एंटरटेनमेंट सर्विस है, ये रेस्टोरेंट सर्विस है, तो दोनों को अलग अलग मानेंगे। लेकिन कंबाइन निकाला तो ये कंपोजिट सप्लाई होगा, उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है। एंड प्रिंसिपल सप्लाई टिकट का है, टिकट के ऊपर जो भी जीएसटी रहेगा पूरे बिल पे वैसे जीएसटी लगेगा। होता है ना, ऑनलाइन में बोलते हैं कि सिलेक्ट कॉम्बो और उसमें आ जाता है, वैसा है वो, बस इतना ही है। In this circular clarification regarding service supplied by director of a company in his personal capacity, ये ठीक है, ये ऊपर का आ गया, गलती से कट कर दो इसको, ये ऊपर का था, ये इधर होना चाहिए था। ठीक, बढ़िया, मैंने बता दिया, ये ऊपर था। ठीक है, तो अभी अपने को इसमें लर्न क्या करना है बताओ? इसमें कुछ नहीं, सिंपल है। थिएटर में आप जो फूड वगैरह लेते हैं उसको रेस्टोरेंट सर्विस माना जाएगा,
इसको सिनेमा का एंटरटेनमेंट सर्विस नहीं माना जाएगा, बस दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, लेकिन कंबाइन करेंगे तो फिर कंपोजिट सप्लाई होगा, और उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा, जो भी रेट है वो लगेगा। तीसरा अमेंडमेंट है रिगार्डिंग ईसीओ, जो गुड्स से रिलेटेड है। सो नोटिफिकेशन, अच्छा अभी अपन ने सेक्शन 9(5) पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन करते हैं। ईसीओ अपन ने सेक्शन 9(5) पढ़ा था, जिसमें सर्टन सर्विसेज कवर्ड थे। कौन से सर्विस, तो कुछ याद है क्या? एक अपन ने कैब का देखा था, दूसरा रेस्टोरेंट केटरिंग, हाउसकीपिंग, 5 थे, है ना। कैब में ओला उबर का अपन ने एग्जांपल लिया था, रेस्टोरेंट केटरिंग में मेक माई ट्रिप का अपन ने एग्जांपल लिया था, हाउसकीपिंग में अर्बन क्लैब का अपन ने एग्जांपल लिया था, करेक्ट ना। ऐसे 5 थे, और 2 कौन से थे, कोई याद है? जरा सोचो। तो ये अपन ने पढ़ा था, ये सर्विस के लिए पढ़ा था कि अगर हम सर्विसेज 9 ईसीओ के थ्रू दे रहे तो ईसीओ जीएसटी भरेगा, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाता है तो आपको ही जीएसटी भरना है, लेकिन कैब एंड रेस्टोरेंट के केस में हमेशा जीएसटी कौन भरेगा? ईसीओ भरेगा। ऐसे अपन ने सर्विस के बारे में पढ़ा था, मैंने जस्ट रिवीजन लिया है। सो आपके दिमाग में जो अभी 9(5) है वो सर्विसेज के लिए था, अभी मैं अमेंडमेंट गुड्स का पढ़ा रहा हूँ। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वो सर्विसेज, इट वाज ओनली फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज, नो ध्यान दो अभी, है ना। अभी देखो क्या बोला है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल hereby notify the ECO who is required to collect TCS under section 52। हाँ, तो जब भी अपन गुड्स सप्लाई करते हैं थ्रू ECO, जैसे मैं अमेजोन पे ये माइक बेच रहा हूँ, दिस इज अ ब्लूटूथ माइक जिससे अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अमेजोन पे बेच रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब मैं अमेजोन पे बेचूंगा तो मेरा टीसीएस कलेक्ट करेंगे। द क्लास ऑफ पर्सन शैल फॉलो स्पेशल प्रोसीजर रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई गुड्स मेड थ्रू इट बाय पर्सन अंडर सेक्शन 10 नेमली। तो देखो क्या बोला है उन्होंने, कुछ लोगों के लिए स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करने को बोला है। कौन है स्पेशल लोग? देखो क्या लिया है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 10 क्या है पता है कुछ? जरा सोचो, सेक्शन 10 2 मिनट बता दो, सोचो सेक्शन 10 क्या था सर? देखो याद आ रहा है क्या? आएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। The ECO shall not allow any interstate supply of goods through it by the said person. The ECO shall collect TCS under subsection 1 of 52 of the said act in respect of goods made through it by the said person and pay to government as the provision of section 3 of 52 of the said act. And the ECO shall furnish details of supply goods through it in a statement GST electronically on the common portal. मतलब क्या है? सी सिंपल है। सी आई डोंट थिंक इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो, सेक्शन 10 कौन था? कंपोजिशन। अभी थोड़ा रिकॉल करते हैं, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में, तो बताओ आप इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसका एक क्लैरिफिकेशन है कि अगर आप ईसीए के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं एंड अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको अलाउ नहीं करना है, बस उतना ही है। वो तो ऑब्वियसली पहले भी लिखा था, बस पहले इतना लिखा था सेक्शन 10(2) में कि अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ईसीओ तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, है ना। तो अभी वो उन्होंने और क्लेरिफाई कर दिया है, सिंपल। क्या क्लेरिफाई कर दिया है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो एंड इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ तो क्या करना है आपको बताओ, आपको क्या करना है बताओ, वो आप सप्लाई नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन किस पे डाल दिया है? यस, इनके ऊपर डाल दिया है। एंड उनको टीसीएस तो कलेक्ट करना है, बट एज अ ऑपरेटर यू शुड नॉट अलाउ, है ना। तो जो भी ईसीओ है सेक्शन 52 में, लाइक अमेजन ऑल दैट, तो अगर आपको पहले उनके जीएसटी नंबर आपको देने पड़ते हैं। उनको कैसे पता चलेगा? जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो विद अमेजॉन तो वो उनको पता रहता है कि तुम कंपोजिशन स्कीम में हो, तो तुमको वो तुम सप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, अभी और एक प्रोसीजर आया है फॉर गुड्स ओनली बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। दोनों इश्यू का ही है, ऊपर का भी इश्यू है, ये भी इश्यू है। ऊपर क्या था कि जो लोग कंपोजिशन स्कीम में है वो इश्यू के थ्रू इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते।
ये ऑब्वियसली पता था बट स्टिल उन्होंने क्लेरिफाई किया है। ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था क्लास में। नाउ अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। तो अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं एंड थ्रू ईसीओ सप्लाई कर रहा हूं तो उसके बारे में कुछ स्पेशल प्रोसीजर है। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल hereby notify ECO who is required to collect TCS under section 52 as the class of person who shall follow the stated procedure in respect of supply of goods made through it by person exempted from obtaining registration in accordance with the section। अभी ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, कुछ याद है क्या कि कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने एग्जामिशन दिया, कुछ याद आ रहा है? हैंडीकैप गुड्स, अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई करता हूँ हैंडीकैप गुड्स तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपन ने सेक्शन 23 याद आ गया, क्या था सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन का? पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 23(2) के जो नोटिफिकेशन थे वो मैंने 24 में कवर किए थे। तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि पहला पॉइंट पढ़ा था कि इंटरस्टेट सप्लाई में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन अगर आप हैंडीकैप गुड्स के सप्लायर हो तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी चलेगा, तो वो फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गए। तो जब भी ऐसे लोग आपके थ्रू सप्लाई करते हैं तो उनके लिए अलग से प्रोसीजर बता दिया है। The ECO shall allow the supply of goods through it by the said person only if the enrollment number has been allotted on the common portal of the said person. The ECO shall not allow any interstate supply of goods through it by the said person. The ECO shall not collect tax as so under section 1 of 52 in respect of supply made through it by said person. And ECO shall furnish details of supply made through it by person electronically। मतलब क्या है, ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो इनके थ्रू हम गुड सप्लाई कर रहे हैं उनका टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यस, द ईसीओ शैल अलाउ द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इट बाय द सेड अनरजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ द एनरोलमेंट नंबर इज अलॉटेड ऑन द कॉमन पोर्टल टू द सेड पर्सन, है ना। तो वो जो पर्सन सप्लाई कर रहा है वो अलाउ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या क्या बोला है, पहला ये ध्यान में रखना है, इंटरसेट सप्लाई अलाउ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, एंड उनका टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। एंड जितना भी आपने इनके थ्रू सप्लाई किया है, जितना भी आपने इनके थ्रू मतलब सप्लाई किया उसका एक स्टेटमेंट फॉर्म 8 में उनको देना है, तो ये दिया है। तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए इसी को क्या क्या करना है, इंटरसेट सप्लाई नहीं करना है, उनका टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, एंड जीएसटीआर 8 में उनके थ्रू जो सप्लाई हुआ है उनको बताना है, बस। आई थिंक ये दोनों थेरोटिकल अमेंडमेंट है, आई डोंट थिंक एज सच उस पर कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई रेटेड है, रिगार्डिंग सर्टेन गुड्स के क्लासिफिकेशन रेटेड अमेंडमेंट्स है लाइक दाल एंड पल्सेस, बट आई थिंक अगेन ये अपने काम का नहीं, एज ए सेड कि वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन अपने को एग्जाम में नहीं आते, तो अपने नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लो, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, जो मेन चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको, डोंट वरी, जो एग्जाम में आ सकते हैं। Clarification regarding applicability of GST on certain services। तो सीबीएसई के एक सर्कुलेशन है, क्या सर्कुलर देखो क्या दिया है क्या था, एयरफोर्स का जो मेस होता है वो उनके पर्सनल को सर्विस देते हैं, एंड तो क्वेश्चन था कि जो मेस सर्विस दी जा रही है कौन दे रहा है, एयरफोर्स। एयरफोर्स उनके जो एम्प्लॉय था उनको सर्विस दे रहा था, ओके। क्वेश्चन था कि मेस सर्विस तो टैक्सेबल है लाइक रेस्टोरेंट कैटरिंग। अभी क्वेश्चन था कि एयरफोर्स तो गवर्नमेंट का है तो उसको सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट मानना है या नहीं मानना है। अगर सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट है तो जीएसटी नहीं आएगा, अपन ने पढ़ा है। एनी सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन, जो अपन ने आरसीएम में कुछ पढ़े हैं, एग्जाम्पशंस में पढ़े हैं, उस पर जीएसटी आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो क्वेश्चन है ये जो सर्विस दिया है बाय एयरफोर्स उसका क्या होगा। एयरफोर्स के मेस ने जो उनके एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय मतलब उनके पर्सनल को जो सर्विस दिया है, तो क्लेरिफाई किया कि इसको भी सर्विस प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा एंड वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। आइए पढ़ते हैं। तो सीबीएसई में क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द अकोमोडेशन सप्लाइड बाय एयरफोर्स मेस टू हिज पर्सनल टू बी कंसिडर्ड एज सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एंड हाईलाइट करो फटाफट करो, उसको एग्जेम्प्ट माना जाएगा, फटाफट करो, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। Further, government is clarify that incentive by merit by to acquiring bank under incentive scheme for promotion of RuPay debit card
वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये भी दिया है गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट जो इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है फॉर प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड, लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शंस एंड द नेचर ऑफ सब्सिडी, एंड उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। तो ये दोनों ध्यान में रखना। पहला एयरफोर्स मेस का था, दूसरा क्या था कि रुपए डेबिट कार्ड प्रमोट करने के लिए या लो वैल्यू भीम यूपीआई प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट बैंक को कुछ इंसेंटिव दे रही है तो उसको इन द नेचर ऑफ सब्सिडी मानना है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो एज पर द सर्कुलर सीबीएसई मेड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्टेन सर्विस like accommodation service supplied by Air Force Mess to its personnel are exempt from GST। उसको माना गया है, इसको क्या माना गया है? यस, उसको क्या माना गया बोलो? दोनों, उसको सर्विस बाय गवर्नमेंट माना गया है, वही दिया अकॉर्डिंग टू सप्लाई बाय एयर फोर्स मेस टू इट्स पर्सनल। तो यहाँ पे फोकस किस पे करना है? मेस पे नहीं करना है। मेस का तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, फोकस इस पे करना है। खाने पे फोकस मत करो, एकोमोडेशन फोकस करो। वो मेस मतलब अपने को खाने की चीजें याद आती है ना, इसलिए मैंने जस्ट एक आपको ऐसे ही बताया था, बट आपका फोकस एकोमोडेशन होना चाहिए। तो मानना है कि गवर्नमेंट ने सर्विस दिया एंड एनी सर्विस बाय गवर्नमेंट नो जीएसटी। अगेन और एक दिया अमेंडमेंट, क्या दिया है? वही है रुपए डेबिट कार्ड एंड भूमि पे प्रमोट करने के लिए अप टू 2000 रुपीज ट्रांजेक्शन ना। तो अगर 2000 तक का ट्रांजेक्शन होता है उस पर जो भी पैसा मिलेगा बैंक को वगैरह वही दिया है। इंस्टीट्यूट पेड बाय एक्वायरिंग बैंक, एक्वायरिंग मतलब जो इन बिटवीन रहता है, आप पेमेंट करते हो उस कंपनी को जाता है, उसके बीच में जो होते हैं उसको बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक। जैसे पेपल है, ईजबज, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे आपने भी ऑनलाइन पेमेंट किया रहेगा, बीच में गेटवे आता है कि नहीं, वो तो 2000 तक है तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। और ये अपन ने ऑलरेडी एग्जाम्पशन में भी पढ़ा था, याद है क्या? एक्वायरिंग बैंक को जो कमीशन मिलता है फॉर अ ट्रांजेक्शन अप टू 2000 रुपीज, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो ये 2000 वही चीज जो वहां पे था, तो इसको सब्सिडी को मानना है एंड इसको वैल्यू में भी ऐड नहीं करना है। तो सेक्शन 15 में भी इसको सब्सिडी मानना है वैल्यूएशन में, और इस पे जीएसटी नहीं आएगा। तो ये अच्छे से दोनों ध्यान में रखना है। पहला कौन सा था? एकोमोडेशन सर्विस, ओके, तो ये एयरफोर्स का था, उसको सर्विस बाय गवर्नमेंट मानना है, नो जीएसटी। सेकंड, रुपए डेबिट कार्ड, लो वैल्यू भीम यूपीआई प्रमोट करने के लिए जो एक्वायरिंग बैंक है, तो वो 2000 तक जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कमीशन मिलेगा उनको, उसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, वो वहां पे भी एग्जेम्पशन दे दिया है। अभी आपको वैल्यूएशन में आना है। रूल 31 क्या था? रूल 31 है, याद करो, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, वो कुछ याद है? तो उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है। देखो क्या, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो अभी उसमें अच्छा पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्शनल क्लेम में क्या क्या इंक्लूड था। याद करो अपन ने डेफिनेशन ऑफ गुड्स में पढ़ा था कि एक्शनल क्लेम में बेटिंग, गैम्बलिंग और क्या था? तीन ही चीजें कवर्ड थी जो आप सबको पता है। बोलो क्या क्या था? बेटिंग, गैम्बलिंग कवर्ड था, और क्या था? याद है ना? हाँ, तो क्वेश्चन ये होता अभी ये अमेंडमेंट का लॉजिक क्या है। उनका कहना है कि जो कसिनो वगैरह होते हैं ना, कसिनो वगैरह होते हैं ना, ये मैटर ऑफ लक है, मैटर ऑफ स्किल है, लक नहीं है ना। तो उसको लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग में मत मानो, ऐसा उनका कहना था। लिटिगेशन में मैटर था, क्योंकि एक्चुअल क्लेम में तीन चीजें आती है, आपको पता है क्या क्या आते हैं? तीन चीजें, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड, बोलो क्या क्या आते हैं? तीन चीजें, यस। तो तीन चीजें ऑलरेडी इसमें आती है ना, बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह, तो उस पर तो जीएसटी था। उनका कहना है कि जो कैसीनो वगैरह है ये बेटिंग, गैम्बलिंग नहीं है, इसमें स्किल लगता है। बेटिंग, गैम्बलिंग तो इट्स मैटर ऑफ लक, मैटर ऑफ चांस, लग गया तो लग गया। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है या ये जो कसिनो वगैरह है ना, ये दिमाग का खेल है, दिमाग है तो ही पैसे मिलते हैं। तो इस पर जीएसटी नहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि एक्चुअल क्लेम में से तीन ही कवर्ड थे, एक्चुअल क्लेम में से तीन ही कवर्ड थे। इन तीनों में ऑनलाइन गेमिंग नहीं था, कसिनो नहीं था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, वो सब कुछ कवर्ड है, वो तुम कुछ भी बोलो, हम तो उसको लक बाय चांस ही मानेंगे, कोई स्किल बिल हम नहीं मानेंगे। तुम जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो वो हम अलाउ नहीं करेंगे, तो उस पर भी जीएसटी आएगा। तो वो क्लैरिफिकेशन है। ये एक्सेल क्लेम में भी ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो वगैरह भी जोड़ दिया गया है। Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of online gaming, including the supply of actual claim involved in online money gaming, shall be the total amount paid, payable, deposited with the supplier by way of money's worth, including
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पेयर। मतलब अभी ऊपर का रूल क्या है, कौन सा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा। आपने जो अमाउंट पे किया ना बेट लगाने के लिए, वो पूरे पे जीएसटी आएगा, विनिंग अमाउंट पे नहीं आएगा, है ना। विनिंग अमाउंट तो इनकम टैक्स में जाएगा एज अ कैजुअल इनकम। तो यहाँ पे पहला पार्ट दिया रूल 13 में, वैल्यू क्या होगा, पूरे अमाउंट पे जीएसटी आएगा। तो बेटिंग गैम्बलिंग का जो भी अमाउंट है पूरे अमाउंट पे जीएसटी आएगा, ये पहला पार्ट है। नाउ सेकंड देखो, एक्चुअल क्लेम का दायरा बढ़ाया गया है। पहले एक्चुअल क्लेम में 3 चीजें आती थी, अभी उन्होंने बोला नहीं ये भी आएगा। Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of actual claim in this casino उसको भी कवर किया गया है। Shall be the total amount paid payable on behalf of player for purchase of token, chips, coins by whatever name called for use in casino, participation in any event including game, scheme, competition, any other activity, process in the casino where token, chips, coins, tickets, whatever name called are not required। मतलब whatever आपने जो भी पैसा दिया है तो उसको भी कवर किया जाएगा, है ना। तो ऊपर ऑनलाइन गेमिंग को कवर किया, नीचे बोलो उसको वैल्यू उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो कसिनो में जो वो अमाउंट देंगे वो क्या होगा, जो अमाउंट देंगे वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। दोनों में सेम ही है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ऑनलाइन गेमिंग में जो आप पैसा देंगे वो भी ऑनलाइन सप्लाई होगा, उस पर जीएसटी आएगा। कसिनो में भी जो आप अमाउंट देंगे उस पर जीएसटी आएगा। एंड ये रहा जो मैं आपको बता रहा था। 6 to notify the supply of online gaming, supply of online gaming other than online money gaming, supply of actual claim casino, वही दिया। The government on the recommendation of council in the exercise of power conferred under subsection 5 of 15, क्या था 5 of 15, वो स्पेशल केस है जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। नोटिफाइज दैट द वैल्यू सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग अदर देन ऑनलाइन मनी गेमिंग। सी यहाँ पे आप ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग इज डिफरेंट। ऑनलाइन मनी गेमिंग मतलब पैसे का खेल है, ऊपर पैसे का करेंसी का कर रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। देन सप्लाई ऑफ एक्चुअल क्लेम इन कैसीनो, दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे। तो ये सबको अभी क्या माना जाएगा, उसको एक्चुअल क्लेम माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक्चुअल क्लेम माना जाएगा। ठीक है। सो ऑनलाइन गेमिंग कसिनो उसमें जो भी पैसा आएगा उसको भी उन्होंने कवर किया है। ये लोग पहले बोल रहे थे कि कसिनो मीन्स मैटर ऑफ स्किल है सर, इस पे जीएसटी आना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। इन सबको उन्होंने कवर किया गया है, ठीक है। तो गाइस इतने अमेंडमेंट देख लो आप, ज़्यादा नहीं है। रिमेनिंग सेशन में नेक्स्ट अमेंडमेंट हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।